नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है एन के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। हमारे पास ये डाइस से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इसमें एन के विपरीत अक्षर ज्ञात करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, ये बात को अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। और भी प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास जो ये आकृति दी गई है ना, इस आकृति में कितना त्रिभुज है, यही बात को बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 49 है दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट नंबर 49 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 48 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न काउंटिंग ऑफ फिगर से लिया गया है। क्या कह रहा है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। हम सबसे पहले आपको बेसिक त्रिभुज काउंट करना सिखाते हैं, अलग से त्रिभुज बनाकर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, ई बॉक्स बना है। इस बॉक्स में ई कोना से ई कोना और ई कोना से ई कोना एक लाइन खींची हुई है। ठीक है। अब हमें अगर कोई पूछे कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है तो हम कैसे बताएंगे। देखो हम कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसको नंबरिंग कर देना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, जो 4 आया है ना, ये जो बड़ा नंबर 4 आया है, बस इसका डबल कर देना, 4 दूनी 8। इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ये कैसे आए हैं बता देते हैं। सबसे पहले एक छोटका त्रिभुज ये आपको दिख रहा होगा, दूसरा त्रिभुज भी दिख रहा है, तीसरा त्रिभुज भी दिख रहा है, चौथा त्रिभुज भी दिख रहा है। 4 त्रिभुज को आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल। अच्छा देखो, एक त्रिभुज ई वाला लेंगे, एक त्रिभुज ई वाला लेंगे, बिल्कुल। अच्छा मेरे दोस्त, जस्ट इसके अपोजिट ई वाला एक त्रिभुज लेंगे तो 2 त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा। 4 बेसिक था, इसमें 2 और ऐड हो गया। ठीक है, 2 और ऐड हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, क्या और बन रहा है, कोई और कोई बन रहा है, देखो ध्यान से। अब मेरे दोस्त, ये तो 2 वाला ई बन रहा है, एक ऊपर और एक इस नीचे, यहाँ से 2 आ गया तो टोटल 8 त्रिभुज हो गया। इसीलिए मेरे दोस्त हम लोग करते हैं क्या, एक्चुअल में जो 12 नंबर 4 आया है ना, इसका डबल कर देते हैं, इसमें टोटल आकृति मिल जाती है कितना, 8। तो इस वाले बेसिक आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, 8। और इसी बेसिक फिगर को तो अंदर बनाया गया है, ध्यान से दिख रहे हैं, अंदर जो बनाया गया है यही बेसिक फिगर है ना, बिल्कुल यही बेसिक फिगर है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉर्नर पे बना हुआ है, जो कोना पे, इस प्रकार से भी हम बना को आपको सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। अच्छा, एक त्रिभुज इसके अंदर भी और बनाया है। हम लोगों से पहले ये बताइए कि इस बेसिक आकृति में कितना त्रिभुज होगा। इस बेसिक आकृति में देखो, ये पहला त्रिभुज होगा, ये दूसरा त्रिभुज होगा, ये तीसरा त्रिभुज होगा, ये चौथा त्रिभुज होगा, होगा ना। 4 तो हमारे बेसिक दिख रहे हैं। अच्छा, इन चारों को मिलाने से एक ये 12 वाला त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। ये चारों को मिलाने से एक 12 वाला त्रिभुज हो रहा है। तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है। जब इन दोनों आकृति को तुमने समझ गए तो अब आसानी से तुम निकाल सकते हो। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, इसमें कितना त्रिभुज आएंगे, 1 2 3 4, 4 का डबल हो जाएगा 8। तो इस वाले में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 8 आ जाएंगे यहाँ से प्लस। अच्छा ये मेरे दोस्त एक बात बताते हैं, एक कोना पे कितना त्रिभुज अभी हम लोगों ने निकाला था, 5। 5 यहाँ से, 5 आ जाएगा यहाँ से, 5 आ जाएगा यहाँ से, 5 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि चारों कोना पे सेम आकृति को बनाया गया, सेम आकृति बनाया गया। तो 8 तो बीचे से आ गया, अब 5 गो त्रिभुज एगो कोना से आ रहा है। ऐसा कोना है कितना, 4। तो 5 गुना हम 4 से कर देंगे तो चारों कोना का मालूम चल जाएगा, क्योंकि एक कोना में 5 त्रिभुज है तो चारों कोना में कितना हो जाएगा, 20 त्रिभुज हो जाएगा। बस हम इनको ऐड करके देखते हैं।
8 प्लस ये हो जाएगा 5 चौका 20, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 8 कितना 28 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 28 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्या इसके अलावा कोई और त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है? दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है? मेरे भाई देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, एक त्रिभुज जैसा है, इसमें एक इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे एक लाइन खींचा हुआ है। तो ऐसा कौन सा आकृति में त्रिभुज बनाया गया है? ध्यान से देखेंगे। ऐसा देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर उस प्रकार से है लेकिन उल्टा बना दिया है, इसीलिए ये गलती हो जाएगा। इसमें तो कहीं है ही नहीं, और इसमें है तो ये तिरछा ऐसे तो हो नहीं सकता, तिरछा तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये भी गलत। हमारा सी डी बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में कहाँ पर बनाया हुआ है? देखो डी पर यहाँ पर बनाया हुआ है, हूबहू ऐसे यहाँ पर बनाया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर हूबहू ऐसे यहाँ पर बनाया ही है। तो उत्तर आकृति डी इसका सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा आकृति छिपा हुआ है। ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं छिपा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पायदान का संबंध सीढ़ी से है उसी प्रकार किताब का संबंध क्वेश्चन मार्क से। तो यहाँ पर पायदान का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? देखो पायदान भोजपुरी भाषा में पावधान बोला जाता है। जैसे हम लोग जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ी होता है ना, उस सीढ़ी में ऐसे ऐसे लगा होता है। पहला सीढ़ी में इस पे लात धरते हैं, दूसरा बार इस पे पैर रखते हैं, इस पे रखते हैं, इस पे रखते हैं, इस पे रखते हैं। तो हमारे पास जो ये सीढ़ी है ना, इसमें जो ये लगी होती है जिस पे पैर रखा जाता है, इसी को पायदान बोला जाता है। ठीक है, यानी सीढ़ी में पायदान होता है। ये बात समझ गए आप लोग कि पायदान सीढ़ी में पायदान होता है, सीढ़ी में पायदान होता है। ये बताइए उसी प्रकार किताब किस में होता है? तो मेरे दोस्त किताब पुस्तकालय में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, किताब पुस्तकालय में होता है। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर प्रश्न है, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। हमारे पास विषम का मतलब होता है 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों में से मेरे दोस्त 3 किसी न किसी प्रकार से सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, जबकि एक जो होगा वो लॉजिक से हट के होगा, सीधे होकर रास्ता ही अलग होगा मेरे दोस्त, वही बताना है। सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखते हैं। यहाँ बी से डी बना है, बी का स्थान 2 होता है, डी का 4 होता है, 2 से 4 बनाया गया प्लस का 2 करके, ये बात को समझ रहे हैं। अच्छा, सी से ई बनाया गया है, कैसे? सी का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 3 होता है, ई का 5 होता है, 3 से 5 बनाया गया, इसमें भी प्लस का 2 करना होगा तभी तो जाके 5 बनेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर देखेंगे कि ई से जी बनाया है, ई का स्थान 5 होता है, जी का स्थान 7 होता है, 5 से 7 बना, प्लस का 2 किया गया। यहाँ देखेंगे एम से एन बना, एम का स्थान 13 होता है, एन का स्थान 14 होता है, यहाँ केवल प्लस का 1 किया गया है। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग कि सारे ऑप्शन में प्लस 2, पहला लेटर में प्लस 2 करने से दूसरा लेटर बन रहा है, जबकि ऑप्शन डी में प्लस 1 किया है, ऑप्शन नंबर डी में उसने प्लस का 1 किया है, इसीलिए इनमें सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, 126 के बाद कितना बना है? 217, 217 के बाद कितना बना है? 344, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले आजकल हाल ही में रेलवे ने पूछा हुआ था इस प्रश्न को, इसको जूम करके लिखते हैं। 126 है, उसके बाद में क्या है? 217 है, उसके बाद में क्या है? 344 है, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे 126 है, 21 से बना है, और 217 कैसे बना है। इनके अंदर हम इनके बीच जब हम लोग गैप निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है इनके बीच, तो इसका मतलब गैप से तो नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा, चलिए हम बताते हैं। यहाँ देखो, अगर हम लोग 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में प्लस 1 अपने मन से करें तो 126 बन जाएगा।
जी बिल्कुल बन जाएगा। 5 का क्यूब 125, आप +1 करने से 126 बन जाएगा। सिमिलरली 217 जो है 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब होता है कितना 216, और उसमें प्लस का 1 कर देंगे तो 217 बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ देखेंगे 344, 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब होता है मेरे दोस्त 343, और +1 करने से कितना बना 344। ये बात को भी समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ देखो पहले 5 आया है, 5 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 7 आया है, 7 के बाद अगली बार क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 का क्यूब करके हम लोग +1 कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त, 8 का क्यूब होता है 512, 512 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 513, और 513 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। और 513 को किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ था ही नहीं, केवल क्यूब्स करके +1 कर दिया गया है, बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। बिल्कुल हाल ही में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं मेरे दोस्त। कह रहा है अनीता उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, और वह फिर 135 डिग्री वामावर्त मूर्ति है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं ताकि आपको जल्दी में समझा सकूं। देखो सबसे पहले जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में क्या होता है मेरे दोस्त, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, यानी ऊपर में नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। अच्छा हिंदी में लिखते हैं, चलो हिंदी में, ऊपर में होता है मेरे दोस्त कितना उत्तर, अच्छा नीचे में इसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, और दाहिने बगल में होता है पूर्व। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग। बाएं बगल में होता है पश्चिम, ठीक है। और मेरे दोस्त यहाँ पर एंगल की बात हो रही है तो हम सबसे पहले आपको एंगल ही समझाते हैं। उत्तर और पूर्व जैसे यहाँ पर है, इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा दक्षिण पूर्व के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। दक्षिण पश्चिम के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए और मेरे दोस्त एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये 4 हमारे मुख्य दिशाएं हो गई, 4 उपदिशा भी होती है। कौन कौन सी, जैसी 4 उपदिशा इस प्रकार से होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है उसको भी आज हम लोग समझाते हैं, उसको भी आज हम लोग समझा रहे हैं। देखो उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है मेरे दोस्त उत्तर और पूर्व, ये बात को समझ रहे हैं। उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण और पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। अच्छा दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, उत्तर अब पश्चिम। ये बात को सब कोई समझ गया होगा। और मेरे दोस्त यहाँ पर जो एंगल बनता है उस एंगल को भी हम बता रहे हैं। अब चलो यहाँ देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर ये हमारे उत्तर और पूर्व के बीच में अभिन्न हम लोगों ने निकाला था 90 डिग्री का कोण बनता है, जी बिल्कुल। अब बताओ उत्तर पूर्व और पूर्व इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो मेरे दोस्त इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अच्छा उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें भी 45 डिग्री का बनेगा। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं, किसी भी मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त एक चीज यहाँ पर और आपको समझा दूं, जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे, ऊपर 45 आई नीचे 45, 90 डिग्री का हो गया। चलो जब तुम लोगों ने इतना बात को समझ गए तो इस प्रश्न को चुटकी बजाते ही तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। पहला स्थिति वो व्यक्ति का किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था, यानी वो व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा था। 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ने का मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में, हमारा जो घड़ी चलता है वो बाएं से दाहिने की तरफ चलता है, लेकिन 135 डिग्री मुड़ाना है तो कैसे मुड़ाएंगे, यानी घड़ी के उल्टे दिशा में, घड़ी चलता है बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन इसको मुड़ाना है दाहिने से बावें की तरफ, क्योंकि वामावर्त बोला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है।
135 डिग्री। तो देखो मेरे दोस्त, जब वह व्यक्ति उत्तर में था तो उत्तर से जब पूर्व में आएगा तो कितना डिग्री कोण कवर करेगा, 90 डिग्री। उत्तर से जब पूर्व में उत्तर से जब वह पश्चिम दिशा में आएगा तो कितना कवर करेगा, 90 डिग्री। अच्छा, उत्तर से जब उसने पश्चिम में आया तो 90 डिग्री कवर किया, लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना, 135 डिग्री। और इसमें अगर और 45 डिग्री को हम जोड़ देते हैं, और 45 डिग्री को हम जोड़ देते हैं तो 135 डिग्री मुड़ जाएगा, बिल्कुल। यानी कि वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ने के बाद वो दूसरी स्थिति उसकी कहाँ पर आ गई, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया। ठीक है, यानी उत्तर से जब वह 135 डिग्री चला ना तो वह दक्षिण पश्चिम के दिशा में आ गया। आगे कह रहा है फिर उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। उसके बाद बोल रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, घड़ी के चलने की दिशा में, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, बाएं से दाहिने की तरफ। तो यानी इस स्थिति में था। 90 डिग्री जैसे ही यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो 90 डिग्री यहाँ आएगा, क्योंकि 45 डिग्री इनके बीच में या 45 डिग्री ऊपर के बीच में। तो यहाँ से वो जब चलेगा तो आ जाएगा यहाँ से किस दिशा में, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जब वह आ जाएगा 90 डिग्री घूमने के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरी स्थिति में। ये बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बताइए यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर आप पश्चिम, उत्तर आप पश्चिम, उत्तर आप पश्चिम, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जया एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। जया नाम है किसी का, वो एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति है। समझिए क्वेश्चन को। जया जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है, यह जो वर्ड है वो तस्वीर के लिए यूज किया गया है। मेरी माँ, देखो ध्यान से, कहता है मेरी माँ, यानी जया की माँ हो गई, मेरी माँ जया की माँ हो गई, माँ की बहन जया की मौसी हो गई, माँ की बहन जया की मौसी हो गई, मौसी के पति, मौसी के पति को क्या बोला जाएगा मेरे दोस्त, मौसा बोला जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर मामा ऑप्शन में दिया है तो क्या कह जाएगा, हमें मजबूरी है इसी को टिक करना, हमें मजबूरी है इसी को टिक करना मेरे दोस्त, मामा या मौसा। ये बात को समझ रहे हैं। देखो, एक जया एक तस्वीर को इंगित करते हुए कहता है, यह मेरी माँ की बहन मौसी के पति, मौसा नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर मामा गलत लिखा है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मामा या मौसा एक ही आदमी को बोला जाता है शायद। चलो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास रेलवे ने जैसा पूछा है वैसा इसका हमने आंसर किया। और इसको हम दूसरा तरीका फैमिली ट्री बनाकर भी इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री में एक्चुअल होता है क्या, ध्यान से देखिएगा। पुरुष जेंडर के लिए हम त्रिभुज यूज करते हैं और महिला जेंडर के लिए हम सर्किल यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से इसको अब हम बनाते हैं। एक जया एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और कहता है, यह मेरी माँ की बहन के पति है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है, देखो ध्यान से, जया जो है कह रहा है मेरी माँ, इनके सबसे पहले माँ बना दो। मेरी का लिंग मालूम नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन इसकी माँ पुरुष महिला जेंडर है तो इसको बना दो तुम सर्किल में। मेरी माँ की बहन अलग से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इधर बनाते हैं, माँ की बहन, ये हो जाएगी बहन। अच्छा, बहन का पति है, इनके बनाना है पति, तो पति हो जाएंगे त्रिभुज में, क्योंकि पुरुष जेंडर है, पति। अच्छा, ये पति पत्नी हो गए तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। ये बताइए, इसकी हो गई माँ की हो गई मौसी, अब मौसी के पति को क्या बोला जाता है, मौसा। इस प्रकार से भी इसका आंसर ऑप्शन डी आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस। तो प्रदत्त व्यंजक का मान क्या होगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर साइड में हम लिखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्लस का अर्थ क्या बता रहा है, प्लस का अर्थ जो है वो बता रहा है क्या, गुना। प्लस का अर्थ बता रहा है गुना, गुना का अर्थ जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, भागा। गुना का अर्थ भागा बता रहा है
और भागा का अर्थ क्या बता रहा है उसने, भागा का अर्थ बता रहा है माइनस, और माइनस का जो अर्थ है वो क्या बता रहा है, माइनस का जो अर्थ है वो बता रहा है प्लस। ठीक है, ये बात को आप लोग समझते हैं। माइनस का अर्थ क्या बता रहा है उसने, प्लस बता रखा है। अब इन चारों सिंबल को हमें चेंज करके न्यू एक समीकरण बनाना है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम इन सिंबल का यूज करेंगे और चेंज करेंगे। क्या कहता है, 93 है, 93 के बाद में क्या है, माइनस है, तो माइनस के जगह पे हम लोगों को क्या लेना है, प्लस लेना है। माइनस के जगह पे प्लस लेना है। अच्छा, माइनस के जगह पे प्लस लेना है। उसके बाद क्या है, 91 है। उसके बाद में क्या है, गुना है। 91 के बाद गुना है, तो गुना के जगह पे हम लोगों को लेना है भागा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्लस। उसके बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस के जगह पे क्या लेना है, गुना लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है 8। उसके बाद में भागा है, भागा के जगह पे क्या लेना है, माइनस। बस अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बोडमास के तरीका से। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बोडमास, और बोडमास क्या कहता है, बोडमास से सॉल्व करेंगे। और बोडमास क्या कहता है, बी से ब्रैकेट जो इस प्रश्न में नहीं दिया है, ओ से ऑफ मतलब का भी इस प्रश्न में मैंने नहीं दिया है, डी से डिवाइड जो इस प्रश्न में दिया है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, तो अब इनका यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हम लेंगे, जो जो यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, तब जाकर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर भाग वाला काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 93 ऐसे ही ठीक है, प्लस 91 को जब हम 7 से भागा करेंगे, 91 को जब 7 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 हो जाएगा। उसके बाद गुना है 8 है, उसके बाद में माइनस है 3। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 93 ऐसे ही ठीक है, ठीक है ना, जो 93 है ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस 13 गुना 8 कितना हो जाएगा, 13 गुना 8 13 पच्चीस 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 8 104 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 3 कर देंगे बस। अब हम देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर प्लस वाले को हम जोड़ेंगे, उसके बाद जाकर माइनस घटाएंगे बिल्कुल। तो 104 में हम 93 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। अच्छा, 0 और 9 9 हो जाएगा, यानी 197 हो जाएगा इनको जोड़ने के बाद। और इसी में से माइनस का 3 करना है, तो 197 में से माइनस का 3 करेंगे, कितना बचेगा मेरे भाई, 194 बचेगा। और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 194 को किस ऑप्शन में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। क्या प्रश्न कह रहा है सभी जग कप है, सभी कप एक्सप्रेसो है और कुछ जग सॉसर है। इनका वेन डायग्राम हम सबसे पहले बनाएंगे। जग, सभी जग क्या है, यहाँ पर बनाइए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सभी जग, जग को हम केवल जे लिख देते हैं, स्पेस कम है, जग। सभी जग क्या है, कप के भीतर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक कप का हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं। सभी जग का जो सर्किल है कप के भीतर में आ गया। आगे प्रश्न कर रहे हैं सभी जग कप है, सभी कप एक्सप्रेसो है, सभी कप एक्सप्रेसो है। तो ये जो कप है ना, ये सभी कप क्या है, एक्सप्रेसो है। तो एक्सप्रेसो है तो इसको ए हम केवल लिख देते हैं, एक्सप्रेसो है, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है कुछ जग सॉसर है, कुछ जग सॉसर है, तो इसका वेन डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं। कुछ जग, जग का इतना हिस्सा क्या आ जाएगा, सॉसर। सॉसर को हम केवल इतना ही लिख देते हैं, सॉसर है। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ से जो हम लोगों का निष्कर्ष निकलेगा, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर निष्कर्ष है कुछ एक्सप्रेसो सॉसर है, कुछ एक्सप्रेसो सॉसर है। देखो ध्यान से, कुछ एक्सप्रेसो सॉसर है। एक्सप्रेसो का जो इतना भाग है ना, देख रहे हैं, एक्सप्रेसो का इतना भाग ये सॉसर के भीतर में आ रहा है। ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि
कुछ एक्सप्रेसो सॉसर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको हम सही मारेंगे। अच्छा, ये भी सही है। दूसरा, कुछ कप जग है, कुछ कप जग है, बिल्कुल है। देख रहे हैं कप वाला सर्किल ई वाला है, अच्छा जग वाला सर्किल इतना है, तो ये बताइए कप वाला सर्किल का इतना हिस्सा ही तो जग है, इतना हिस्सा ही तो जग है। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पर एक समीकरण दिया गया, देख रहे हैं आप लोग, एक सीरीज दिया गया है। सीरीज जो है सिंबल और लेटर को मिलाकर बनाया गया। क्या कह रहा है? यदि उपरोक्त श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा? ये बात समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ पर बोल रहा है यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, यानी सिंबल को हटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर है एल, उसके बाद में क्या है? जे है, एल के बाद जे है, उसके बाद में प्लस है, उसके बाद में के है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद में वाई है, वाई के बाद में प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद में टी है, टी के बाद में हैज है, हैज के बाद में यू है, उसके बाद में पी है। क्वेश्चन ने बोला इसमें सारे प्रतीक को हटा दिया जाए, सारे प्रतीक को हटा दिया जाए। तो यहाँ पर प्रतीक कौन कौन सा? हैज है, इसको भी हटा दो, प्रतिशत है, इसको भी हटा दो, माइनस है, इसको भी हटा दो, प्लस है, इसको भी हटा दो। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा एल, उसके बाद में जे, उसके बाद में के बचेगा, उसके बाद में वाई बचेगा, के बाद में क्या बचेगा मेरे दोस्त? वाई बचेगा, उसके बाद में टी बचेगा, उसके बाद में यू बचेगा और उसके बाद में पी बचेगा। इतना हमारे पास समीकरण बचा, यानी सीरीज बचा। अब इन सीरीज में ठीक बीच में कौन सा आएगा, यही बात को समझाना है। ठीक बीच में, तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग यहाँ से एक कटेंगे इधर से, 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 यानी केवल बीच में क्या बच गया? बीच में बच गया वाई। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाई, ऑप्शन नंबर डी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, आज चाहो तो तुम ऐसे कर दो, कैसे? ऐसे भी तुम कर सकते हो, यानी कि 3 छांट लो इधर से, 3 छांट लो इधर से, बीच में बचेगा क्या? वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पजल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है 7 डिब्बों पी क्यू आर एस टी यू और भी को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ तक वो केवल बात को बताया। 7 डिब्बा है तो यहाँ पर सातों को बना लेंगे। सबसे पहले हो जाएगा पहला, उसके बाद में हो जाएगा दूसरा, उसके बाद में हो जाएगा तीसरा, उसके बाद में चौथा, उसके बाद में पांचवा और उसके बाद में छठा और उसके बाद में सातवां। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग? बॉक्स और जो ऊपर रहेगा वो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे नीचे होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो जो बोल रहा है उसको समझते चलिए। कह रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे जाते हैं। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं? आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, इसका मतलब फिक्स है कि 1 2 3 आर यहाँ पर आ जाएगा। ये गारंटी हो चुका है कि आर जो है मेरे दोस्त यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि आर के नीचे केवल 3 व्यक्ति है, 1 2 3, 3 व्यक्ति आ जाएंगे। सही बात है। अच्छा, आगे प्रश्न कहता है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न, यहाँ से हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एस क्यू के ठीक नीचे है। इसमें तो लिंक नहीं कर रहा था, इसको अलग से हिंट लिख लेंगे। क्यू के नीचे कौन है? एस है। क्यू के नीचे एस है। क्वेश्चन ने बोला है क्यू एस क्यू के ठीक नीचे है। आगे एक पॉइंट और है, भी टी के ठीक नीचे है। जो भी है वो टी के ठीक नीचे है। ये भी हिंट के फॉर्म में हमने लिख लिया, भी टी के नीचे है। जो भी है मेरे दोस्त वो टी के नीचे है। अच्छा, आगे प्रश्न कर रहा है पी क्यू के ठीक ऊपर है। पी क्यू के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर एक हिंट है कि क्यू के नीचे एस है, तो यहाँ पर पी क्यू के ठीक ऊपर है तो पी आ जाएगा यहाँ पर। अच्छी बात है। अच्छा मेरे दोस्त, क्वेश्चन में एक और बोला है, एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है।
एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, क्वेश्चन बोला था 1 2 3, एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है तो एस आ जाएगा यहाँ पर, ये बात को समझ रहे हैं। और जैसे ही एस यहाँ पर आ जाएगा तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, अब पी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इस हिंट का तो हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम इनको यूज करेंगे, ये जो हिंट हमारे पास दिया गया है इस हिंट का अब हम लोग यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन एक पॉइंट और है कि टी आर के ठीक नीचे नहीं है, जो टी है मेरे दोस्तों यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन टी और भी एक साथ बैठेगा जिसमें भी नीचे टी ऊपर होगा, टी कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता। जो चीज नहीं आ सकता उसको बाएं साइड में लिख लो और जो चीज आ सकता है उसको दाहिने बगल लिखो। तो यानी एस 5 नंबर पे टी नहीं आ सकता, क्वेश्चन बोला है आर के नीचे। अब हम इनको एक साथ लेंगे तो टी ऊपर रहना चाहिए, भी नीचे रहना चाहिए, तो टी आ जाएगा यहाँ पर, आ भी आ जाएगा यहाँ पर, आ क्या बचा क्या, यूं बचा तो यूं आ जाएगा यहाँ पर। हमारा कुल मिला के अरेंजमेंट एक कंप्लीट हो चुका है, सारों डिब्बों को हमने अच्छे से रख दिए हैं। अब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, 1 2 तीसरा डिब्बा मेरे दोस्त नीचे से कौन है, यूं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए हैं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके होंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं यहाँ भी 2015 है, 2015 यहाँ भी है, यानी दोनों में क्या है, वर्ष समान है, तो वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ दिन 15 मार्च यहाँ पर है, यहाँ पर 10 जुलाई है, तो 15 मार्च से लेकर 10 जुलाई तक टोटल विषम दिन हम लोग काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले मार्च हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, नहीं जुलाई तक ही लेना है, ये बात को समझिए आप लोग, जुलाई तक ही लेना है। और मेरे दोस्त कैलेंडर का एक रूल है कि पहला महीना में हमेशा बची हुई तारीख लिखते हैं और आखिरी महीना में हमेशा दी गई तारीख लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिए। पहला महीना में हमेशा बची हुई तारीख, मार्च जो महीना होता है 31 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन हमने यूज कर रखा है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 दिन। मार्च में अभी कितना दिन बचा है, तो मार्च में बचा है मेरे दोस्त 16, मार्च में बचा है 16 दिन, तो 16 लिखेंगे। अप्रैल, अप्रैल जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 30 दिन का होता है, अप्रैल जो महीना होता है 30 दिन का होता है। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, ओ माय गॉड एक तो मई छूट गया है, मई छूट गया है, मार्च, मार्च प्लस मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद में जून, तब जाकर जुलाई। पहला महीना में हमने तो अभी निकाल रखा है कितना लेना है, 16 लेंगे। अच्छा, अप्रैल जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। अच्छा, जो मई महीना होता है वो 31 दिन का होता है, मई जो महीना होता है 31 दिन का होता है। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जून जो महीना अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, यानी कि ये भी 30 दिन का होता है। और जुलाई में लेना है दी गई तारीख, कितना तारीख दी गई है, 10। अच्छा, आपको एक मैं हिंट देता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 गो जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है, आप लोग इसे रट लेंगे। और बाकी सारे महीना 31 दिन का होता है, एक्सेप्ट फरवरी को छोड़कर, ठीक है। तो ये 4 महीना हमेशा 30 दिन का होता है, इसको रट लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से हम इसका यूज करके बनाते हैं कैसे। सबसे पहले इनको 7 से भाग देकर तुम छोटा कर लो। कैसे, इसको 7 से भागा दोगे, 7 से भागा दोगे 16 को तो कितना हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। 30 को भागा दोगे तो यहाँ से भी 2 बचेगा। 31 को भाग करोगे तो यहाँ से 3 शेष बचेगा। 30 को भागा करोगे तो 2 बचेगा। 10 को भागा करोगे तो 3 बचेगा। इनको तुम जोड़ो, इनको जब तुम जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12। इनको जोड़ने के बाद टोटल 12 आ रहा है, फिर 7 से 12 आ गया तो 7 से भागा देकर इसको भी छोटा करो तो कितना बचा, 5 क्या बचा, 5 क्या बचा, शेषफल। और 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। तो जो सोमवार है ना, इसमें प्लस हम लोग 5 कर देंगे, सोमवार में प्लस का 5 करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन ए। ठीक है, सोमवार में प्लस 5 करेंगे, राइट आंसर शनिवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्च से हम लोग जुलाई में जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए प्लस का करेंगे। अगर कैलेंडर में हम लोग पीछे जाते तो माइनस कर देते, बस खत्म।
बात खत्म। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार 18 का जो रिलेशन है वो 323 के साथ में, वही रिलेशन 38 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 18 लिखा है, 18 लिखा है ना। 18 से उसने क्या बनाया है, 323 कैसे बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ध्यान से 38, उसके बाद में क्या है, 38 के बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना कि क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक्चुअल में 18 से 323 कैसे हम लोग बना सकते हैं। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको ढूंढना होता है प्राइम नंबर का लॉजिक, उसके बाद क्यूब्स देखना होता है, उसके बाद स्क्वायर देखना होता है, तब जाके मल्टीप्लाई, तब जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या है, किसी नंबर का क्यूब्स नहीं है, लेकिन स्क्वायर का लॉजिक है, तो हम स्क्वायर का लॉजिक लगेंगे। कैसे, 18 से 323 कैसे हम लोग बना सकते हैं। 18 से 323 हम लोग कैसे बना सकते हैं। जो 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें से -1 कर देंगे तो 323 बन जाएगा। बिल्कुल सही कहें आपने। उसी प्रकार यहाँ पर 38 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे, बिल्कुल। 38 का स्क्वायर कर देंगे, आप -1 कर देंगे। 38 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, आप सभी को बता दूं, 38 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 1444। आप इसको ये याद कर लेंगे या रट लेंगे। 38 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1444 होता है। इसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1443। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1443, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एन के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। एन के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। एन के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजकल एग्जामों में ओपन डाइस का फिगर बहुत आता है और उनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एक पट्टी बता रहे हैं। एक पट्टी है ना, अगर यहाँ पर 3 पट्टी है तो इसमें अपोजिट कौन कौन से सरफेस होती है, देखो। तो एक बीच वाले को छोड़ दो, इसका अपोजिट ई हो जाएगा और इसका अपोजिट ई हो जाएगा। कहने का मतलब अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। अल्टरनेट सरफेस यानी बीच में एक को छोड़कर एक। जैसे यहाँ पर z का अपोजिट हो जाएगा w, क्योंकि बीच में एक छोड़ देना है। b का अपोजिट हो जाएगा h। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। और जो बचा n बचा, इधर e बचा, ई का अपोजिट हो जाएगा n। ऐसे इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा, b का अपोजिट हो जाएगा h, तो यहाँ पर लिखते हैं b का अपोजिट हो जाएगा h, b का अपोजिट हो जाएगा h और h का अपोजिट हो जाएगा b। इसको कैसे किए हैं, क्योंकि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का विपरीत होता है। यहाँ हो जाएगा, जैसे यहाँ पर z है, z का अपोजिट हो जाएगा w, z का अपोजिट w, z का अपोजिट हो जाएगा मेरे दोस्त w और w का अपोजिट हो जाएगा z। अच्छा, जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होना मजबूरी है। इधर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है e और यहाँ पर बचा है n, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होना मजबूरी है। n का अपोजिट हो जाएगा e और e का अपोजिट हो जाएगा n। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, n के विपरीत अक्षर बताना है। तो n के विपरीत क्या निकाले हो तुम, अभी n का विपरीत तुम क्या निकाले हो, e। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। और जो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर ठोकेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले किसी भी सिंबल को तुम उठाओ और उसका रोटेशन चेक करो, क्योंकि जो रोटेशन बेस होती है, सीरीज जो चैप्टर है ना, केवल रोटेशन बेस पे, रोटेशन से ही सॉल्व होता है। रोटेशन चेक करो। सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हैं, ऐसे जो पतंग की तरह बना है, इसको देख रहे हैं आप लोग। पहली आकृति में ई कोना पे था, अगली आकृति में एक नीचे खिसक गया, फिर अगली की आकृति में 1 2 यहाँ पर 2 बार आगे खिसक गया, फिर अगली आकृति में 1 2 3 यहाँ पर आ गया, यानी 3 बार आगे खिसक गया। ये बात को समझ रहे हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। पहले यहाँ से जो यहाँ से आ गया यहाँ पर, ये बात को समझ रहे हैं। अगली बार
यहाँ पर आ गया, फिर अगली बार 1 2 यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से केवल आ गया यहाँ पर, यानी 2 बार घूम गया। फिर अगली बार यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अगली बार 3 बार घूम गया। तो ये बताइए अगली आकृति में कितनी बार घूमेगा? 4 बार घूमेगा। और जब 4 बार घूमेगा यहाँ पर है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, चौथा बार में फिर यहीं के यहीं आ जाएगा, यानी चौथा बार में यहीं के यहीं आ जाएगा, तो चौथा बार में यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में यहाँ पर इचक पतंग की तरह नहीं है वो गलत, यहाँ पर नहीं है इसीलिए बी गलत, यहाँ पर नहीं है इसीलिए ऑप्शन ए गलत। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में तो दिया है। अब हम इस त्रिभुज वाले का रोटेशन को चेक करेंगे। त्रिभुज भी सेम है, पहले यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ आया है, देख रहे हैं, पहले आया है यहाँ, देखिए पहले यहाँ था तो यहाँ आ गया, उस पहले यहाँ था तो आ गया यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ से आया यहाँ पर, यहाँ से, यानी 2 बार घुमा है। फिर अगली बार यहाँ से यहाँ 1 2 3 बार घुमा है। फिर अगली बार त्रिभुज भी 4 बार घूम के ज्यों कहते हो जहाँ है वहीं पहुँच जाएगा, जहाँ है त्रिभुज वहाँ पर पहुँच जाएगा, ये त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पर। और इसमें कलर किया हुआ भाग किधर आएगा? देखो पहली बार कलर किया हुआ है बाएं, अगली बार कलर किया हुआ है दाहिने बगल, फिर अगली बार बाएं, फिर अगली बार दाहिने बगल, तो अगली बार ये बाएं वाला कलर किया जाएगा, ये बाएं वाला। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऐसा ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। डी इसलिए गलत है क्योंकि कलर किया हुआ दाहिने बगल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।